नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बुधवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर हम कह सकते हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रहा है। खड़गे ने कहा कि 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की विचारधारा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गरीबों की तरफ से है, जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। सरकार में इतनी नौकरियां खाली हैं, पर उन पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए, नहीं तो हम गुलामी में चले जाएंगे। वोट का अधिकार सबको है और अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा और तानाशाही होगी तो आप कैसे वोट डालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जितनी ऊंचाई पर जाना था वह वहां चली गई है, लेकिन उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं कि भाजपा लगातार नीचे गिर रही है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा का रथ फंसा नहीं है बल्कि धंस गया है। अखिलेश ने कहा कि जनता जिन सवालों पर मतदान कर रही है, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, उसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतारे गए प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, वे अपना वोट खराब ना करें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मदद करें जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को यूएपीए के केस में न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ की दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक चैनल में चीनी फंडिंग को लेकर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से वे जेल में थे। पुरकायस्थ ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट को लेकर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली की बहनें एक बहन के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आई हैं। स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वे ही सुरक्षित नहीं हैं और वह भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाकर बैठे हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में अभद्रता हुई। कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करने के लिए? क्यों अरविंद केजरीवाल पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते? दरअसल आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्वाति मालीवाल के साथ हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मौन साधे 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। उन्हीं के आधिकारिक आवास पर जब वे मौजूद थे तभी उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की, जो कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। कल संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि यह घटना सत्य है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इस घटना की निंदा की। अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अरविंद केजरीवाल अगर अपने ही आवास पर अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें मिलने पर मथुरा और काशी में मस्जिद की जगह मंदिर बनवाने वाले बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो यही सब बोल सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होती अगर वो कहते कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो हम एक एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, पर बोल नहीं रहा बंदा। न इनका बड़ा बंदा बोल रहा है और न ही छोटा बंदा बोल रहा। मनोज झा ने कहा कि अगर वो ये कहते कि फसलों को सिंचाई का पानी मिलेगा, किसान की आय की समृद्धि के लिए हम
हम काम करेंगे, फसलों पर MSP देंगे, ये बातें होती हैं। RJD नेता ने आगे कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी इस पर चुनाव नहीं होता। दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर बड़े बड़े ओहदेदार लोग चुनावी मुद्दों पर बात नहीं करते, बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करते। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के बाद अब उनकी मां ने भी बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। मां और बेटा दोनों इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह BJP के सदस्य हैं और अगर उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। माना जा रहा है कि पवन सिंह को यह डर है कि उनका पर्चा रद्द भी किया जा सकता है। यही वजह है कि अब उनकी मां प्रतिमा देवी चुनावी मैदान में आई हैं। आपको बता दें कि काराकाट सीट पर NDA की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से CPI ML के राजाराम सिंह प्रत्याशी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया अलायंस को घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस सिंडिकेट कहती है कि धारा 370 को मत हटाओ। मैंने संसद में पूछा कि क्यों ना हटाएं, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। जब इंडी गठबंधन का शासन था तो हमारे कश्मीर में हड़तालें होती थी, आज POK में हड़ताल होती है। पहले कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते थे, अब POK में नारेबाजी होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी आपको डरना है तो डरते रहिए, ममता बनर्जी आपको डरना है तो डरते रहिए, लेकिन मैं आज श्रीरामपुर की धरती से कहता हूं कि ये POK भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। अपने चुनावी भाषणों में लगातार मुसलमानों को लेकर टिप्पणी कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इन टिप्पणियों पर सफाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि PM मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान की एक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। वहीं अब एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने अपने ही इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जब उनसे पूछा गया कि स्टेज पर जब आपने मुसलमानों का जिक्र किया तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। इस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हैरान हूँ, ये आपसे किसने कहा। जब ज़्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमान की बात जोड़ देते हैं, क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी यही हाल है, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। किसी भी समाज के है, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं। मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है, मैंने कहा कि आप उतने ही बच्चे पैदा करो जिनका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। प्रधानमंत्री मोदी से जब आगे सवाल किया गया कि इस बार आपको मुसलमान वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है, तो इस पर PM मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। PM मोदी ने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू मुसलमान को लेकर दिए गए ताज़ा बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। ओवैसी ने अपने X हैंडल पर लिखा कि मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे वाला कहा था और अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और BJP ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी ने आगे कहा कि कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है, बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद BJP को वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है। उन्होंने कल मंगलवार को कहा कि सत्ताधारी दल का एजेंडा झूठ की राजनीति का है, उसके सारे नेता झूठ बोलते हैं, हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि और अब PM मोदी वाराणसी में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जैसी बात तो वो तो करते ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने PM मोदी के बयान पर तंज कसते हुए आगे कहा कि वाह, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ, सब लोग जागरूक हो जाओ। ये भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम पर आपके काम नहीं कर रहे। आज आपकी रोजी रोटी के साधन खतरे में हैं। PM मोदी सारी दुनिया घूमकर फिर चुनावों में वही बातें करते हैं।
देश में जारी लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कल मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है और आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीटों में से मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न होने के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कम से कम 315 सीटें जीत रहा है, वहीं बीजेपी अधिकतम 195 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में अब मोदी नहीं रहेंगे, दीदी यहाँ लोगों के साथ हैं। दीदी ने ठान लिया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। अब तक मिले नंबर के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी को 190 से 195 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन 315 सीटें जीत रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी इस बार सत्ता में नहीं आ रहे। अब तक बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और यही वजह है कि केंद्र के नेता डरे हुए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि मोदी की पीएम के तौर पर वापसी नहीं हो रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उन्हें 400 सीटों की डींग नहीं मारनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए अब आने वाली 20 मई को वोटिंग होनी है। इस बीच खबर है कि 5वें चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की है। चुनाव आयोग ने कल मंगलवार को कहा कि वह राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से उम्मीद करता है कि वे चुनाव अभियान के दौरान बातचीत के लिए अच्छे उदाहरण पेश करें, साथ ही वे अपने बयानों से समाज के नाजुक ताने बाने को खराब ना करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से बाकी के चरणों के लिए भी अपील की और कहा कि वे चुनाव के शेष चरणों में अपने बयानों को सही दिशा दें। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने 1 मार्च 2024 से नई एडवाइजरी अपनाई है। इसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पार्टी अध्यक्ष और महासचिवों से आग्रह किया गया है कि वे अपने नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों से ऐसे भाषण या बयान ना देने के लिए कहें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मंगलवार को वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार पीएम के पास 3,02,06,889 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें से करीब 2.85 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है। इसके अलावा पीएम मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत 2.67 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पीएम के पास 52,920 रुपए कैश है और 9.12 लाख रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी ने 3.33 लाख रुपए का आयकर दिया था। अब बात करें अचल संपत्ति की, जिसमें आमतौर पर जमीन और घरों का ब्यौरा दिया जाता है। चुनावी हलफनामे के उस कॉलम में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं यशोदाबेन को पीएम मोदी की पत्नी बताया गया है, लेकिन उनके पास कितनी संपत्ति है इस बारे में भी हलफनामे में जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि इससे पहले पिछले चुनाव यानी 2019 में पीएम मोदी ने बताया था कि उनके पास गुजरात के गांधीनगर में एक आवासीय जमीन के साथ 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें से 1.27 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।